नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 3, जिसमें कि 2 कविताएं हैं और जो ये दोनों ही कविताएं कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें हमने पहली कविता की जो ये उड़ान है, ये हमने यहाँ पर पढ़ ली थी और उसके बाद हमें आज जो अपनी कविता पढ़नी है, नेक्स्ट बात सीधी थी मगर। तो ये बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है और लास्ट सेशन में अपनी जो कविता हमने कंप्लीट की, उससे हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी चीज़ें समझने को मिली और साथ ही मैंने उसके पूरा एक तरह से सप्रसंग व्याख्या, विशेष अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न आपको कंप्लीट करवा दिए थे। और आज हम इस कविता को पढ़ेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी यहाँ पर कठिन शब्द हैं और आपके जितने भी काव्यांश हैं, उन सभी की सप्रसंग व्याख्या आज हम यहाँ पर करेंगे। तो चैप्टर परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई कविता के बहाने जो थी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद हमारी जो दूसरी कविता थी वो है बात सीधी थी पर। तो देखिए, जो हमने लास्ट सेशन में जिस तरह से पढ़ा था, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने सबसे पहले कविता को यहाँ से एक बार आपकी पाठ्य पुस्तिका से एक बार रीड कर लिया था और उसके बाद हमने उसको आपका जो सप्रसंग व्याख्या हमने की थी। तो देखिए, इसको हम डायरेक्ट वहीं से पढ़ेंगे और सीधे एक एक काव्यांश को लेंगे और साथ ही उसकी सप्रसंग व्याख्या भी हम वहां पर करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कविता को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। कविता का नाम है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर। तो देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया, यहाँ पर सबसे पहले आपको वही करना है, पाठ और उसके कवि का नाम आपने याद करना है, पाठ का प्रतिपाद्य विषय आपने याद करना है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर अपनी पहली कविता का प्रतिपाद्य विषय हमने यहाँ पर पढ़ा था, तो एक बार हम अपनी यहाँ पर दूसरी कविता का भी प्रतिपाद्य विषय पढ़ लेते हैं, बात सीधी थी पर। तो देखिए, ये जो कविता है, ये जो कविता है, ये कविता कवि के दूसरा कोई नहीं कविता संग्रह से ली गई है। दूसरा कोई नहीं कविता संग्रह से ली गई है और इस कथ्य के द्वंद उकेरते हुए, इसमें जो कथ्य है यानी कि जो भी बात कही गई है, द्वंद उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द यहाँ पर नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित सांचा होता है। यानी कि अगर आपको कोई बात आप कह रहे हैं, कोई बात अगर आप कर रहे हैं, तो उस बात के लिए क्या होता है कि एक कुछ जो शब्द हैं वो निहित होते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको हिंदी में बताया है कि कोई भी जो चीज होती है, भाषा को जब हम पढ़ते हैं तो भाषा में हम क्या करते हैं, हम एक सही शब्दों का चुनाव करते हैं, शब्दों को देखते हैं कि कौन शब्द कहाँ पर सही बैठ रहा है, किस तरह से हमने यहाँ पर प्रयोग करना है, संज्ञा प्रयोग करना है, सर्वनाम प्रयोग करना है, विशेषण प्रयोग करना है और उसमें भी कौन सा भेद है, क्या है, ये सारी चीजें, तभी तो ये सारी व्याकरण होती है कि हम भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग कर सके। तो ये कविता दूसरा कोई नहीं कविता संग्रह से संकलित है और इसमें कथ्य के द्वंद को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है कि भाषा को कितनी सहजता से प्रयोग किया जा सकता है। हर बात के लिए जिस तरह से कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही हर पेज के लिए एक निश्चित सांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय रूप में जानते रहे हैं, यानी कि जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने अर्थ होते हैं। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया था, जब आप छोटी क्लासेस में होंगे तब आपने पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे पर्यायवाची शब्द। और पर्यायवाची शब्दों के लिए भी मैंने आपको बताया है कि भले ही वो शब्द पर्यायवाची हैं, पर्याय यानी कि एक से एक जैसे जो अर्थ देते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उन शब्दों को भी
कहीं पर भी प्रयोग नहीं कर सकते। ये मैंने आपको बताया था जब आप छोटी क्लास में होंगे तब आपने पढ़ा भी होगा, और अभी आप क्लास 12th में हैं तो क्लास 8th 9th में जब आप होंगे तब आपने पढ़ा होगा कि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनमें क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आपने गंगा शब्द का पर्यायवाची लिखा, ठीक है। तो गंगा शब्द जो है उसके अपने अर्थ होते हैं, अपने और पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। अब जैसे जो गंगा, अब जल है, जल का पर्यायवाची होता है पानी, तो या नीर, ठीक है। अब इसी तरह से गंगा के आगे हम पानी तो नहीं लगा सकते, तोय तो नहीं लगा सकते, नीर तो नहीं लगा सकते। वहां पर हम वही शब्द लगाएंगे जो सूटेबल होगा, जो वहां पर एक तरह से सार्थक होगा, जो वहां पर विशेष तरह से अर्थ प्रकट करेगा, जैसे गंगा जल, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर यही बताया है कि अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं उन सब के भी अपने अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्दों से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती है। वह सहूलियत के साथ हो जाता है। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही एक रचना जो है प्रभावशाली बनती है। यानी कि आपकी बात भी सही है और आपने अच्छे शब्दों का प्रयोग भी किया है, तो तभी आपकी जो रचना है वो क्या होगी, प्रभावशाली होगी। तो यहाँ पर छोटा सा सार भी दिया है कविता का, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो इस कविता में कवि का मानना है कि बात और भाषा स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के मोह में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। मनुष्य अपनी भाषा को टेढ़ी तब बना देते हैं जब वह आडंबर पूर्ण तथा चमत्कार पूर्ण शब्दों के माध्यम से अपने कथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ पर लिखी है कि कभी कभी क्या होता है, जो भाषा और बात होती है ये स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के मोह में जो सीधी बात होती है वो भी टेढ़ी हो जाती है। क्योंकि जो मनुष्य होता है वो अपनी बात को टेढ़ी कब बनाता है, वो कुछ कहना चाहता है लेकिन उसमें वो बहुत सारे आडंबर पूर्ण और बहुत सारे चमत्कारी शब्दों का प्रयोग वो करना चाहता है अपनी भाषा को अच्छा बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए। लेकिन इस कारण से क्या होता है, एक तरह से शब्दों के चक्कर में पड़कर, यानी कि भाषा को अच्छा बनाने के चक्कर में, शब्दों के चक्कर में पड़कर वो अपने कथ्य के अर्थ को खो बैठता है। यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है इस बात को वो खो देता है। यानी कि बात के असल जो मतलब होता है, बात का असली जो मीनिंग होता है उसको वो भूल जाता है, खो देता है। अतः अपनी बात सहज और व्यवहारिक भाषा में ही कहना चाहिए ताकि आम लोग आपके कथ्य को भली भांति से समझ सकें। तो देखिए बहुत ही सुंदर कविता है। बात सीधी थी मगर, लास्ट जो आपकी कविता हमने पढ़ी उसके भावार्थ को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। बात सीधी थी पर, तो चलिए शुरू करते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उलट पलट तोड़ा मरोड़ा। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या तो फिर भाषा से बाहर आए। बात या तो बने या तो फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई। देखिए बहुत ही सुंदर पंक्ति कि इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब देखिए क्या यहाँ पर कहने की कोशिश की है कवि ने, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी पड़ गई। सीधी का क्या अर्थ होता है, सीधी का अर्थ होता है सरल और सहज। जो बात थी, जो मन के भाव थे कवि के, वो बिल्कुल सीधे थे और वो सहज रूप से बोलना चाहते थे, सहज रूप से रखना चाहते थे। लेकिन भाषा के
चक्कर, चक्कर यानी कि प्रभाव के कारण। टेढ़ा फंसना यानी कि बुरा फंसना। पेचीदा यानी कि कठिन या फिर मुश्किल हो जाना। ठीक है, तो सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित बात सीधी थी पर से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं और इस कविता में भाषा की सहजता की बात की गई है और बताया है कि अक्सर चमत्कार भाषा दुरूह हो जाती है। दुरूह यानी कि समझने योग्य नहीं रहती। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या किस प्रकार से है। कवि कहते हैं कि अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त, कवि यहाँ पर अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहते हैं। जैसे क्या कहा है उन्होंने, बात सीधी थी मगर, यानी कि उनके मन में जो बात थी, उनके मन में जो भाव थे, वो क्या करना चाहते थे, सहज रूप से उनको अभिव्यक्त करना चाहते थे। परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम समाज में कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लोगों के सामने रखना चाहते हैं, तो अगर वो प्रभावहीन होगा, यानी कि अगर अपनी बात को आप प्रभावी ढंग से नहीं कहेंगे, अगर आप प्रभावी ढंग से लोगों के सामने अपनी बात को नहीं रखेंगे, तो क्या होता है कि जो लोग हैं वो आपकी बात पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आपकी बात को नहीं समझेंगे, आपकी बात में रुचि नहीं लेंगे। तो यहाँ पर कवि ने यही सोचा कि थोड़ा सा भाषा को सुंदर बनाया जाए, भाषा को प्रभावी बनाया जाए, यानी कि जो बात मैंने कहनी है उस बात को, देखिए मन में वो एक विचार के रूप में है, लेकिन जब हम उसको व्यक्त करते हैं तो उसके लिए भाषा की जरूरत होती है, शब्दों की जरूरत होती है। तो अब लेखक कहते हैं कि भाषा के चक्कर में, भाषा को अच्छा बनाने, समाज की प्रकृति को देखते हुए भाषा को प्रभावी बनाने के चाहा उन्होंने, पर भाषा के चक्कर में भावों की सहजता नष्ट हो गई। भाषा के चक्कर में भावों की सहजता नष्ट हो गई, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। टेढ़ी फंसना यानी कि उसकी जो सहजता थी, उसकी जो सरलता थी, वो क्या है, नष्ट हो गई। कवि कहते हैं कि कविता मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदला था। मैंने किसी भी मूल बात को, जो मेरे मन में विचार थे, उन विचारों को कहने के लिए मैंने शब्दों को, वाक्यांशों को और वाक्यों आदि को बदला, फिर उसके रूप को बदला तथा शब्दों को उलट पुलट कर प्रयोग किया। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि उसे पाने की कोशिश में, यानी कि मैंने ये सोचा कि वो अच्छी हो जाएगी, उसको अच्छा करने के चक्कर में मैंने उसकी भाषा को एक तरह से उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। ठीक है, तो इस तरह से वो कहते हैं मैंने उन्हें उलट पुलट किया, सब कुछ किया, तोड़ा मरोड़ा, और फिर कवि ने कोशिश की कि या तो उसका काम बच जाए और फिर या तो उलट फेर के जंजाल से वह मुक्त हो सके। तो यहाँ पर कवि ने क्या सोचा, पहले तो उन्होंने बिल्कुल एक तरह से अपनी भाषा को प्रभावी बनाने के लिए जो भी उनके मन में विचार आ रहे थे, उसको, उन विचारों को उन्होंने काफी ज्यादा कि मैं ऐसे व्यक्त करूंगा, ये कहूंगा, ऐसा कहूंगा, उसमें जो दिमाग में विचार थे उनके शब्दों को चेंज किया, उसके वाक्यांशों को चेंज किया, उसके पूरे पूरे वाक्य को चेंज कर दिया, पूरा उलट पुलट कर दिया, तोड़ मरोड़ कर दिया। लेकिन अब उन्हें क्लियर हुआ कि ये बात तो पूरी तरह से फंस गई, यानी कि जो एक सीधी सरल बात थी वो क्या हो गई, बिल्कुल पेचीदा हो गई, एक तरह से काफी ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो गई। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते, भाषा के उलट फेर के जंजाल से अब वो यहाँ पर सोचते हैं कि या तो फिर से उन्होंने घुमाया कि या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि एक तरह से या तो उनका काम बच जाए, यानी कि वो कहते हैं उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि या तो ये आसानी से हो जाए, एक तरह से जो था जैसा था वो पहले की तरह हो जाए, और या फिर
जो मैं इससे पूरी तरह से मुक्त ही हो जाऊं, यानी कि जो मैं ये सब करना चाहता हूं ये बिल्कुल ऐसा एक तरह से जैसा पहले था सब कुछ वैसा ही हो जाए। परंतु कवि को इसमें कोई सफलता नहीं मिली, यानी कि कवि को सफलता नहीं मिली। कवि ना तो बात को ठीक कर पाए और ना ही कवि जो है ना ही उनको बात को ठीक ही करते हुए हुआ, और ना ही जो बात वो है अर्थपूर्ण बनी वहां पर। और इस तरह से उनका जो कथ्य था, जो वो कहना चाहते थे, उनकी जो भाषा थी, उनके जो विचार थे, वो और भी जटिल होते चले गए। यानी कि ठीक करने के चक्कर में, ठीक करने के कारण भाषा और बात और भी जटिल होती चली गई। तो इस तरह से विशेष क्या है, अब देखिए यहाँ पर कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है। आपने देखा होगा कि कई सारे जो लोग होते हैं वो अपनी बात को एक तरह से सीधे सीधे ना व्यक्त करके, अपनी बात को सीधे सीधे ना कहकर बहुत बहुत सारे एक तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग तरह की चीजें करते हैं। तो कवि ने यहाँ पर इसी तरह की जटिलता पर कटाक्ष किया है। भाषा सरल और सहज और साहित्यिक खड़ी बोली है, काव्यांश मुक्त छंद में है, टेढ़ी फसना, पेचीदा होना आदि मुहावरों का प्रयोग यहाँ पर किया है, और साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, तो इस तरह से अब इसके यहाँ पर जो अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न है उसको जरा पढ़ लेते हैं। तो भाषा के चक्कर का क्या तात्पर्य है। अब देखिए जो ये अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न है, इनको पढ़ने का एक यहाँ पर एक और अच्छा हमारा यहाँ पर एक रीजन होता है, कारण होता है, जिससे आपको यदि भावार्थ अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, तो यदि आपको भावार्थ अच्छे से नहीं क्लियर हुआ है तो फिर आप इससे अर्थ अगर आप यहाँ पर समझ लेंगे और प्रश्नों के उत्तर आप अगर दे देंगे तो फिर भी आपको वो काव्यांश और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो भाषा के चक्कर से क्या तात्पर्य है, तो देखिए साफ साफ यहाँ पर बात की जा रही है कि भाषा के चक्कर से तात्पर्य है कि भाषा को जबरदस्ती अलंकृत करना। यानी कि जैसे यहाँ पर कवि ने क्या कहा कि उनके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, उल्टा पलटा, वाक्यांशों को बदला, वाक्यों को बदला। तो यानी कि उन्होंने कोशिश की थी कि थोड़ा सा और अलंकृत कर दिया जाए, कुछ और अलंकारों का प्रयोग किया जाए, कुछ रसों का प्रयोग किया जाए। तो इस तरह से वो भाषा को सजाना चाहते थे, सुंदर बनाना चाहते थे, हावी बनाना चाहते थे, जबरदस्ती उसमें अलंकार डाल रहे थे जो एक सीधी सादी सरल बात थी। तो इस तरह से भाषा के चक्कर का अर्थ है कि जो शब्दों की भाषा थी उनको अलंकृत करना चाहते थे। कवि अपने बारे में क्या बताता है, कवि अपनी बात के बारे में क्या बताता है, तो देखिए कवि यहाँ पर अपनी बात के बारे में कहते हैं कि उनकी बात जो है बिल्कुल साधारण थी, बिल्कुल सरल थी। ऐसा कुछ भी उनका जो विचार था वो ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो लोगों को समझ ना आए। लेकिन वो कहते हैं कि भाषा के चक्कर में, यानी कि उसको अच्छा बनाने के चक्कर में, उसको सजाने के चक्कर में वो थोड़ा सा उलझकर जटिल हो गई, उलझकर कठिन हो गई। अगला है, कवि ने बात को पाने के चक्कर में क्या क्या किया, यानी कि वो अपनी बात को पाने के चक्कर में उन्होंने क्या क्या किया कि या तो मुझे मेरी बात वापस मिल जाए, और या फिर ये बहुत अच्छी, लोगों को प्रभावित करने वाली, इफेक्टिव हो जाए, प्रभावी हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, बात को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी भाषा को घुमाया फिराया, उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, और इससे क्या हुआ, फलस्वरूप बात और भी पेचीदा हो गई। पेचीदा यानी कि बिल्कुल टफ हो गई और भी कठिन हो गई। अगला है, कवि की असफलता का क्या कारण था, तो कवि की असफलता का कारण यही था कि उन्होंने अपनी सीधी साधी भाषा को एक तरह से अलंकारिक बनाने की कोशिश की, प्रभावी बनाने की कोशिश की, और इस कारण वो अपने भाषा की सहजता को खो बैठे और वह बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो इस तरह से पहला काव्यांश यहाँ पर क्लियर हुआ, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ भी आया होगा पहला काव्यांश। चलिए दूसरे काव्यांश को पढ़ते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, दूसरा काव्यांश है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं फ्रेंच को खोलने की बजाय उसे बेहतर
बेहतर कसता चला जा रहा था। वो कहते हैं, मैं सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय, यानी कि जितनी भी एक मेरी बात थी, जो भी बात थी, उसको धैर्य से समझे बिना कि किस तरह से ये बात जो है प्रभावी हो सकती है, किस तरह से ये जो बात है ये इफेक्टिव हो सकती है, ये सब कुछ समझे बिना वो कहते हैं कि इस पेंच को खोलने के बजाय, यानी कि मुझे भाषा को और सरल करना चाहिए था, मुझे भाषा को और सहज बनाना चाहिए था, जिससे कि लोगों को, व्यक्तियों को बहुत अच्छे से जल्दी से समझ वो आ जाए। लेकिन मैं तो उसे बेहतर कसता जा रहा था, यानी कि मैं उसको अच्छा बनाने के कारण, मैं उसको अच्छा बनाने के चक्कर में कसता चला जा रहा था और ज्यादा पेचीदा बनाता जा रहा था। क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। वो कहते हैं, क्योंकि मुझे इस करतब पर साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। देखिए, ध्यान से एक एक पंक्ति को सुनिएगा, ध्यान पूर्वक एक एक पंक्ति को समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। अब देखिए, शब्दार्थ पढ़ लीजिए पहले। मुश्किल का अर्थ होता है कठिन, धैर्य अर्थात धीरज, पेंच का अर्थ है ऐसी कील जिसके आधे भाग पर चूड़ियां बनी हो। आपने देखा होगा ना, पेंच कैसा होता है, पेंच कसना। वो कील कील तो होती है बिल्कुल प्लेन, लोहे की कील जो होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है, उसको आप कहीं पर भी ठोक सकते हैं, कहीं पर भी गाड़ सकते हैं। लेकिन जो पेंच होता है ना, उसे कसना पड़ता है पेंचकस से। उसमें ऊपर निशान बना होता है पेचकस फंसाने के लिए, और नीचे जो है रिंग बनी होती है आधी कील पर रिंग बनी होती है, और उन्हें क्या होता है फिर इस तरह से कसना होता है। तो उलझन भी कह सकते हैं, बेहतर यानी कि बुरी तरह से, कर्तव्य यानी कि चमत्कार दिखाने के कारण, तमाशबीन यानी कि जो दर्शक हैं, तमाशा देखने वाले जो है, यानी कि जो आपका, अगर आप अच्छा करते हैं तो उसकी बुराई करने वाले हैं, और आप बुराई करते हैं तो उसका तमाशा देखने वाले हैं। शाबाशी अर्थात प्रशंसा और प्रोत्साहन, शाबाशी अर्थात प्रशंसा और प्रोत्साहन। तो देखिए क्या है प्रसंग, बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। इसके रचयिता के बारे में यहाँ पर लिखेंगे कुंवर नारायण जी हैं, और इस कविता में यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किस तरह से हमें अपनी जो बात है उसको बहुत ज्यादा कठिन बनाने की, बहुत ज्यादा एक तरह से उसमें अलंकृत करने की उसको आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कई बार जो है सीधी और सरल भाषा ही बहुत ज्यादा प्रभावी होती है। ठीक है, तो इस तरह से सप्रसंग इसकी व्याख्या करेंगे। प्रसंग हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, अब व्याख्या देख लीजिए। तो जिसने यहाँ पर एक बार अगर कविता को पढ़ लिया है तो आसानी से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि जब उनकी बात पेचीदा होती गई, यानी कि जब उनकी बात सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला गया। जो मुश्किलें थी, यानी कि उन्होंने नहीं सोचा कि इसका क्या परिणाम होगा, उन्होंने नहीं सोचा कि ये लोगों को समझ आएगी या नहीं, ये भावी बनेगी भी या नहीं। बस वो उसमें अलंकार पर अलंकार, अलंकार पर अलंकार, यानी कि उसको सजाने की वो कोशिश करते रहे। तो सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय, पेंच खोलना यानी कि किसी भी चीज को सरल बनाना, किसी भी चीज को आसान बनाना, तो वो कहते हैं पेंच को खोलने के बजाय मैं उसे बेहतर कसता चला गया। बेहतर यानी कि और ज्यादा कसता चला गया। एक तरह से उन्होंने सारी समस्या पर ध्यान, एक तरह से उन्होंने समस्या को ध्यान से नहीं समझा, हल ढूंढने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो और ज्यादा शब्द जाल में फंसते चले गए।
ठीक है, उसको सजाने के कारण वो और ज्यादा शब्द जाल में फंसते चले गए। अब बात का पेच खुलने के स्थान पर, यानी कि बात का अर्थ निकलने के स्थान पर वो बात और ज्यादा टेढ़ी होती चली गई और कवि उसे अनुचित रूप से कसते चले गए। यानी कि उन्होंने सोचा नहीं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये और ज्यादा कठिन हो जाएगी भाषा, बल्कि वो उसे सुंदर बनाने के चक्कर में उसको और ज्यादा कसते चले गए, और ज्यादा उसमें भाषा शब्दों का और ज्यादा जाल बुनते रहे। इससे भाषा और ज्यादा कठिन हो गई और शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे थे। क्या कहते हैं, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। वो कहते हैं कि इससे भाषा और कठिन होती चली गई और जितने ज्यादा वो शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, यानी कि जितना ज्यादा वो अपनी कविता को अलंकृत कर रहे थे, जितना ज्यादा वो अपनी कविता में शब्दों का प्रभाव डाल रहे थे, तो उससे उन्हें साफ सुनाई दे रही थी कि जो दर्शक हैं वो उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो दर्शक हैं वो उन्हें शाबाशी दे रहे हैं, जो दर्शक हैं वो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि बात जो है बहुत सरल थी, लेकिन मैं उस बात को एक तरह से बहुत ज्यादा कठिन बनाता चला गया। लेकिन मुझे उस पर भी जो तमाशबीन थे, जो दर्शक थे, उनकी प्रशंसा सुनाई दे रही थी। अब देखिए विशेष क्या है इन पंक्तियों में। विशेष सबसे पहले यही है कि कवि धैर्य पूर्वक और सरलता से काम करने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहले तो कह रहे हैं कवि कि यहाँ पर इन पंक्तियों से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें धैर्य पूर्वक और सरलता से काम करना चाहिए। दूसरा, वाह वाह जो शब्द है यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पेच कसने के बिंब से कवि कथ्य को प्रभावी बना रहे हैं। और बेहतर एक विशेषण सटीक है। कर्तव्य शब्द में व्यंग्यात्मकता का भाव निहित है। लोकप्रिय उर्दू शब्दों जैसे बेहतर, कर्तव्य, तमाशबीन, साफ आदि सुंदर शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है और मुक्तक छंद है। तो देखिए ये इस कविता की विशेषता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, बिल्कुल अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न हैं। कवि की कमी क्या थी? सबसे पहले जब कवि कविता को लिख रहे थे, कविता में शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो उनकी सबसे बड़ी कमी क्या थी? देखिए उन्होंने एक लाइन में लिखी है कि मेरी कमी क्या थी। अपनी कमी को उन्होंने एक पंक्ति में बताया है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, उनकी कमी यही थी, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। यानी कि कवि ने कभी भी अपनी समस्या को ध्यान से नहीं समझा, वो धैर्य खो बैठे। यानी कि उनको, उनके अंदर एक ही बात थी कि वो चाह रहे थे कि जो मेरी कविता हो, जो मेरी भाषा हो, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो और बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हो। इसीलिए उन्होंने अपनी कविता को ध्यान से नहीं समझा और वो धैर्य खो बैठे। पेज को खोलने के बजाय कसना पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पेज को खोलने के बजाय कसना पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इस पंक्ति का अर्थ, उसने बात, यहाँ पर अर्थ है कि उसने बात को स्पष्ट नहीं किया है। यानी कि पेज को कसने के बजाय, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पेज को खोलने के बजाय कसना, यानी कि उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट नहीं किया है, बल्कि इसके जस्ट विपरीत वो शब्द जाल में फंस चुके हैं, शब्द जाल में उलझ गए हैं। यानी कि पेज को खोलने के बजाय कसना, यानी कि शब्दों का अर्थ समझाने के बजाय, अपनी बात को स्पष्ट करने के बजाय वो इसको अपने शब्द जाल में उलझाते चले गए और उसको कसते चले गए, यानी कि उसको और कठिन बनाते चले गए। अगला प्रश्न है, कवि ने अपने किस कार्य को कर्तव्य कहा है? कवि ने अपने किस कार्य को कर्तव्य कहा है? तो कवि ने अपनी जो अभिव्यक्ति है, यानी कि जो उनके मन में विचार थे, उन विचारों को अभिव्यक्त करने को, और वो कैसे? बिना सोचे समझे उलझाने और कठिन बनाने को कर्तव्य कहा है। यानी कि जो उनके मन में विचार थे, उन विचारों को उन्होंने शब्द जालों से कसा, शब्द जालों से बुना और बिना सोचे समझे उसको कठिन बनाने का जो कार्य उन्होंने ये किया, उसको उन्होंने यहाँ पर कर्तव्य कहा है। ठीक है,
तो इस तरह से बहुत ही आसान से यहाँ पर प्रश्न है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कवि के कर्तव्य का क्या परिणाम हुआ? जो कवि ये कर्तव्य दिखा रहे थे, उस कर्तव्य का क्या परिणाम हुआ? तो कवि के कर्तव्य का ये एक तरह से प्रभाव हुआ कि भाषा को जितना ही अधिक बनावटी ढंग और शब्दों के जाल में उलझाकर लाग लपेट करने वाले कवि ने शब्दों में कहा कि सुनने वालों द्वारा उसे उतनी ही शाबाशी मिली। यानी कि जितना उन्होंने भाषा को बनावटी ढंग से प्रस्तुत किया, शब्दों के जाल में उलझाया, लाग लपेट किया और जब उलझे हुए शब्दों में उन्होंने भाषा को कहा, तो सुनने वालों ने उतनी ही शाबाशी भी उन्हें दी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने 2 काव्यांश इस कविता से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। आज हमने इस कविता से जुड़े हुए 2 काव्यांश यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़े, उनको समझा और उनके अर्थ ग्रहण संबंधित जो प्रश्न हैं उनको भी डिस्कस किया। बाकी का जो टॉपिक है उससे कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जितना पढ़ा है इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें और साथ ही इन अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को भी अपनी कॉपी में लिखें। तो आगे इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।